खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लास एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास के अंतर्गत आज हम लोग की ये तीसरी क्लास है और जिसके अंतर्गत हम लोग जो है आंकड़े, स्रोत और संकलन, डाटा सोर्स, कलेक्शन एंड एनालिसिस को पढ़ेंगे। इस क्लास में जो भी जहाँ से प्रश्न आते हैं वो मैं आपको हिंट्स कर दूंगा और इस क्लास को देखने के बाद जो है आप जो है इस पे बने क्वेश्चन को जो जरूर देखिएगा ताकि आपको बेहतरीन तरीके से इस क्लास समझ में आ जाएगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि हम लोग जो है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के अंतर्गत 4 चैप्टर को पढ़ने जा रहे थे, जिसकी रूपरेखा आपको बता दिए थे। पहली क्लास आपको पढ़ा दिया चुका है, दूसरी क्लास भी समाप्त हो चुका है। आज तीसरा क्लास है आंकड़ा, स्रोत, संकलन, विश्लेषण, डाटा सोर्स, कलेक्शन एंड एनालिसिस की क्लास हम लोग लेने जा रहे हैं। उसके बाद चौथी क्लास भारतीय शिक्षा के गुणात्मक विकास में यूजीसी की भूमिका, इसके बाद की क्लास रही। फिर आपको ये पूरी यूनिट समाप्त हो जाएगा और करंट अफेयर की क्लास जो है एक क्लास आपको दिया जाता रहेगा। तो चलिए आइए देखते हैं आंकड़ा, स्रोत, संकलन और विश्लेषण। ठीक है, क्या हम लोग पढ़ेंगे इसमें, पहले इसकी रूपरेखा देख ली जाए और एग्जाम जब भी हो अब पढ़ना शुरू कर दीजिए। याद रखिएगा कि अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम कभी भी आगे पीछे होना ही है और काफ़ी इसमें जो है कंपटीशन टफ हो जाएगा, क्योंकि सुनने में आ रहा है पोर्टल भी खुलने जा रहा है और ये भी सुनने में आ रहा है कि जब सीट की संख्या बढ़ेगी बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी। और बिल्कुल ईमानदारी से जो बच्चे पढ़ेंगे इस बार, बिल्कुल जो मेहनत से पढ़ेंगे उनका जो है सिलेक्शन इस बार होने वाला है। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे क्लास लेंगे आज की ये क्लास। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आंकड़ा, स्रोत, संकलन, विश्लेषण क्या होता है, समंग क्या होता है, डाटा क्या होता है या आंकड़ा क्या होता है, एक ही चीज़ है, या करके हमने लिख दिया है ताकि आपको समझ में आ जाएगा। आंकड़ों या डाटा के प्रकार में सबसे पहले हम लोग प्राथमिक डाटा जो अक्सर पूछा जाता है, द्वितीयक डाटा जो है अक्सर एग्जाम में ये दोनों आता है। उसके बाद डाटा के स्रोत क्या होते हैं ये पढ़ा जाएगा। डाटा का संकलन या कलेक्शन कैसे करना ये क्लास लेंगे। आंकड़ों के संकलन या कलेक्शन में शोध का क्या महत्व है इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। आंकड़ों के संकलन या कलेक्शन की विधियाँ क्या होंगी, जैसे अवलोकन विधि, प्रश्नावली विधि, अनुसूची विधि, साक्षात्कार विधि, एकल अध्ययन विधि। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अवलोकन विधि, प्रश्नावली विधि, अनुसूची विधि और अवलोकन विधि के जो प्रकार होंगे, अनियंत्रित अवलोकन, नियंत्रित अवलोकन, सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन, अर्ध सहभागी अवलोकन, सामूहिक अवलोकन, ये हम लोग पढ़ेंगे। प्रश्नावली विधि के जो प्रकार है इसको पढ़ेंगे और इस तरह जो है इस क्लास के बाद जो है हम लोग साक्षात्कार विधि के जितने प्रकार है उसको हम लोग देखेंगे। फिर जो है एकल अध्ययन पद्धति या केस स्टडी मेथड जो सबसे अधिक परीक्षा में पूछा जाता है इसको देखेंगे। उसके बाद आंकड़ों के विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ डाटा पढ़ेंगे। आंकड़ों के विश्लेषण की योग्यता क्या होनी चाहिए, आंकड़ों के विश्लेषण के सोपान क्या होना चाहिए, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग आज की क्लास को। शोध के दौरान शोधार्थी को अपने शोध विषय के लिए विभिन्न प्रकार के स्रोत, संकलन और विश्लेषण के चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। शोधार्थी को स्रोत जटिल एवं व्यवस्थित क्रम में मिलते हैं, इनको समझना, तर्कपूर्वक अर्थ निकालना मुश्किल होता है। इसलिए शोध अध्ययन के दौरान शोधकर्ता द्वारा स्रोतों को संपादित एवं व्यवस्थित करके तथा उन्हें विभिन्न सारणियों में विभाजित करके तर्कपूर्ण अर्थ निकालने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पीवी यंग के अनुसार आंकड़ों का विश्लेषण वैज्ञानिक विश्लेषण की एक ऐसी धारणा है जिसमें संकलित समंगों के पीछे कुछ समंगों की अपेक्षा अधिक मूल्यवान जानकारी छिपी होती है। यदि क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित रूप से सभी तथ्यों का संपूर्ण अध्ययन किया जाए तो इनसे एक महत्वपूर्ण अर्थ स्पष्ट होगा। इसी अर्थ के द्वारा नई परिभाषाओं एवं सिद्धांतों की रचना होगी। किनका कथन है, पीवी यंग का। ठीक है, शोध प्रक्रिया के स्रोत के अंतर्गत किताबें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक स्रोत आदि होते हैं। शोध प्रक्रिया के स्रोत मौलिकता एवं स्रोत की उत्पत्ति के आधार पर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। नेक्स्ट है डाटा क्या होता है या समंग क्या होता है, एक ही चीज है, या आंकड़ा क्या होता है, याद रखिएगा। यहां हम देखेंगे शोधार्थी द्वारा शोध प्रक्रिया के दौरान जो शोध विषय के आधार पर जो विभिन्न रूपों में सूचनाएं एकत्रित की जाती है उन्हें डाटा या आंकड़ा कहा जाता है। शोधार्थी द्वारा एकत्रित किए गए डाटा या आंकड़ा का जितना अधिक विश्वसनीयता होती है, शोध कार्य उतने ही अधिक
वैज्ञानिक और इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 9795962010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें आपको अमेजन लिंक भेज दी जाएगी। उपयोगी निष्कर्ष देने वाला होता है। शोध को वैज्ञानिक एवं उपयोगी निष्कर्ष देने के लिए शोधकर्ता द्वारा डाटा का कलेक्शन प्रविधियों एवं पद्धतियों की सहायता से किया जाता है। आंकड़ों के प्रकार या डाटा के प्रकार। आंकड़ों या डाटा के प्रकार को 2 भागों में बांटा गया है। इसके आधार पे जो है निम्नलिखित है। अब आप जैसे जानते होंगे, जो है कुछ डाटा हमने आपसे बताया प्रत्यक्ष कोई व्यक्ति जाकर इकट्ठा करे तो वो डाटा क्या होगा, प्राथमिक डाटा। कोई डाटा किसी माध्यम से अगर इकट्ठा करे वो क्या होगा, द्वितीयक डाटा। यही अक्सर घुमा के प्रश्न एग्जाम में यहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं। ठीक है, देखिएगा प्राथमिक डाटा क्या होगा। शोध प्रक्रिया के दौरान शोधकर्ता द्वारा स्वयं व्यक्तिगत रूप से घटनास्थल पर उपस्थित रहकर डाटा एकत्रित करता है तो उसे प्राथमिक आंकड़ा या डाटा के नाम से जाना जाता है। जैसे घटनास्थल पर शोधकर्ता द्वारा अवलोकन करना, प्रश्नावली करना आदि। ठीक है, प्राथमिक आंकड़ा या डाटा को क्षेत्रीय डाटा के नाम से भी जाना जाता है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है द्वितीयक डाटा या आंकड़ा या समूह। शोध प्रक्रिया के दौरान शोधकर्ता द्वारा डाटा संकलन स्वयं नहीं करता, बल्कि उसे पत्र पत्रिकाओं, शोध ग्रंथों, सरकारी प्रतिवेदनों आदि से प्राप्त करता है। उसे द्वितीयक डाटा, आंकड़ा या समूह के नाम से जाना जाता है। द्वितीयक डाटा या आंकड़ा या समूह को शोधकर्ता द्वारा किसी कार्यालय, स्थान आदि जगहों से एकत्र करना पड़ता है। आंकड़ा या डाटा या समूह के स्रोत क्या है, इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, आंकड़ों के एकत्रित करने के स्रोत विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। आंकड़ों के एकत्रित करने में शोध प्रक्रिया के दौरान शोधकर्ता के ऊपर निर्भर करता है कि वह आंकड़ों में स्रोत किस प्रकार से चयन करे। आंकड़ों के स्रोत के अंतर्गत विभिन्न विद्वानों द्वारा भिन्न भिन्न स्रोतों को बताया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, कुछ जो है नाम है यहाँ पे। कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों के स्रोत का वर्णन निम्नलिखित है। पीबी यंग के अनुसार आंकड़ों के स्रोत के निम्न 2 साधन हैं। पहला, क्षेत्रीय स्रोत, जैसे स्रोत एकत्रित करने में व्यक्तियों का समावेश होता है। दूसरा, प्रलेखी स्रोत, जैसे पत्र, पत्रिकाएं, किताबें आदि समावेश होता है। नेक्स्ट देखेंगे, जैसे आप जानते होंगे, जो है कई विदेशी लेखक ऐसे थे जो इंडिया में न आकर वहीं अपने देश में ही रह रहे थे और इंडिया के विषय में लिख गया। ठीक है, तो वो जो डाटा कहाँ से इकट्ठा करते हैं, वो द्वितीयक स्रोत से इकट्ठा करते हैं, वो स्वयं नहीं आए थे। ठीक है, जैसे कहा जाता है इतिहास के जो जनक हैं हेरोडोटस, इन्होंने पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका, वो भी भारत में नहीं आए थे, वो अपने देश से ही डाटा इकट्ठा किए, यानी द्वितीयक स्रोत के माध्यम से उन्होंने डाटा इकट्ठा किया और एक प्रथम पुस्तक लिख दिया उन्होंने और इतिहास के जनक हो गए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। प्रोफेसर बेगल द्वारा आंकड़ों के स्रोत के अंतर्गत 2 प्रकार का उल्लेख किया गया है। पहला प्राथमिक स्रोत और दूसरा द्वितीयक स्रोत। वही बात है, बस बात अपने अनुसार कही जा रही है। प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत शोध समस्या या घटना से संबंधित व्यक्ति प्रत्यक्ष अवलोकन करता है। द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत सरकारी, अर्धसरकारी, निजी संस्थाएं या प्रकाशित प्रलेख एवं अभिलेखों आदि को शामिल किया जाता है। विद्वान पीटरमान के अनुसार प्राथमिक स्रोत के वे स्रोत हैं जो मौलिक स्तर पर हमें विभिन्न प्रकार के आधार समंग उपलब्ध कराते हैं। इसका आशय यह है कि समंगों को एकत्रित करने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किए गए समंगों का मौलिक स्वरूप होते हैं। विद्वान जीए लुंडवर्ग के अनुसार सामान्यतः शोधकर्ता प्राथमिक स्रोतों पर ही निर्भर नहीं रहते, अपितु द्वितीय स्रोत भी उसे मूल्यवान, महत्वपूर्ण एवं आवश्यक आंकड़े उपलब्ध करने तथा उनके शोध के अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने में सहायक होते हैं। नोट कर लीजिएगा, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आंकड़ों या समंग के संकलन प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत से ही करते हैं, परंतु जब इन स्रोतों से
संयुक्त रूप से आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है तो उन्हें तृतीय स्रोत या तृतीयक स्रोत के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जब प्राथमिक और द्वितीयक दोनों स्रोतों से मिलाकर संयुक्त रूप से जो डाटा लिया जाता है उसे तृतीयक स्रोत के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। द्वितीय स्रोत में ही परिवर्तन संभव हो पाता है, परंतु प्राथमिक स्रोत सर्वदा मूल रूप को ही ग्रहण करता है, ये भी समझने वाली बात है। आंकड़ों का संकलन या कलेक्शन। शोध प्रक्रिया के दौरान शोधकर्ता द्वारा जो विषय वस्तु से संबंधित शोध के लिए सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं उन्हें आंकड़ों का संकलन या कलेक्शन के नाम से जाना जाता है। जैसे अवलोकन द्वारा, प्रश्नावली द्वारा, साक्षात्कार द्वारा आदि। नेक्स्ट है इसमें विद्वान गाल्टन के अनुसार सामाजिक शोध अध्ययनों में समंग संकलन का आशय केवल उन्हीं तथ्यों को संकलित करने से है जिन्हें अवलोकन के द्वारा संकलित किया जा सके, चाहे ऐसे समंग मूर्त हो या अमूर्त। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आंकड़ों के संकलन या डाटा के कलेक्शन का शोध में क्या महत्व है। इस पे प्रश्न कैसे आएंगे कि डाटा के संकलन में निम्नलिखित में से क्या महत्व नहीं है, ऐसे प्रश्न आते हैं और 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे 3 टाइप के, उसमें से आपको सही करना होगा, वाक्य पढ़ के आपको छांटना रहता है। ठीक है, तो आइए देखा जाए कि कलेक्शन का शोध में क्या महत्व है। आंकड़ों के संकलन या कलेक्शन का शोध में महत्व निम्नलिखित है। आंकड़ों के संकलन के आधार पर ही शोधकार को व्यवस्थित किया जाता है। आंकड़ों के संकलन की प्रक्रिया पूर्ण होने पर विभिन्न प्रकार की घटनाओं के मध्य आने वाले शोध समस्या का समाधान किया जा सकता है। शोध प्रक्रिया में आंकड़ों के संकलन के माध्यम से ही शोध के निष्कर्ष को वैज्ञानिक व उपयोगी बनाया जा सकता है। शोधकर्ता द्वारा किसी विषय वस्तु की शोध का प्रारंभ विभिन्न रूपों में आंकड़ों के संकलन से ही उस शोध की वास्तविक शुरुआत को माना जाता है। आंकड़ों के संकलन ही वह माध्यम हो जो किसी शोध प्रक्रिया को प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करता है। उसके बाद कलेक्शन की विधियां, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आती है। ठीक है, देखा जाए इसमें आंकड़ों के संकलन या कलेक्शन की विधियां के अंतर्गत शोधकर्ता विषय वस्तु से संबंधित सभी तथ्य, सूचनाएं, सामग्री, डाटा आदि को विभिन्न वैज्ञानिक माध्यमों से प्राप्त करता है। आंकड़ों के संकलन या कलेक्शन के अंतर्गत निम्नलिखित विधियां हैं। ठीक है, यहाँ 5 विधियों पे हम लोग प्रकाश डाला जा रहा है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। फिर इनके भी विधियां हैं, इनके भी प्रकार हैं, वो भी आप ध्यान से इसको देखेंगे। पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अवलोकन विधि। ठीक है, उसके बाद प्रश्नावली विधि, फिर अनुसूची विधि, फिर साक्षात्कार विधि, फिर एकल अध्ययन पद्धति, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमने प्रश्न अभी तक देखा एकल अध्ययन पद्धति से। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं अवलोकन विधि क्या होता है। अवलोकन विधि शोध प्रक्रिया के दौरान शोधकर्ता के लिए अवलोकन विधि शोध की एक महत्वपूर्ण व पुरानी पद्धति मानी जाती है। अवलोकन का अर्थ यह होता है कि शोध विषय में शोधकर्ता अपनी कौशलों और समझ के आधार पर योजनाबद्ध तरीके से निरीक्षण करे। उसके बाद अवलोकन की परिभाषा विभिन्न विद्वानों द्वारा निम्न रूप से दी गई है। ठीक है, अवलोकन क्या होता है आप जानते होंगे, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, पीवी यूंग के अनुसार अवलोकन घटनाओं के स्वाभाविक रूप में घटित होते समय आंखों द्वारा किया गया व्यवस्थित और विचारित अध्ययन है। ऑक्सफोर्ड कंसाइंड डिक्शनरी के अनुसार समग्र में घटनाएं जिस रूप में घटती हैं उनके कारण तथा प्रभाव या उनके मध्य संबंधों को सही अर्थ में देखने तथा उनको जांच करने की विधि को ही अवलोकन कहते हैं। गुडे हार्ट के अनुसार विज्ञान की शुरुआत अवलोकन से होती है और इसे अपनी अंतिम सत्यता की जांच हेतु अंतःअवलोकन पर लौटना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अवलोकन के प्रकार हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। अवलोकन विधि का शोध प्रक्रिया में सूक्ष्मता, विश्वसनीयता तथा घटनाओं का सुव्यवस्थित रूप से निरीक्षण करने के कारण इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। अवलोकन विधि निम्नलिखित प्रकार का होता है। ठीक है, अब देखिएगा इस कितने प्रकार का होता है, इसको ध्यान से देखेंगे। मैंने फिर अभी कहा था आपको कि इस प्रश्न को देखने के बाद जो है जब आप उसको क्वेश्चन आंसर हल करेंगे तो जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अनियंत्रित अवलोकन या अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन। दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नियंत्रित अवलोकन या कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। तीसरा पढ़ने जा रहे हैं सहभागी अवलोकन या पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन। चौथा पढ़ने जा रहे हैं असहभागी अवलोकन या नॉन पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन। उसके बाद अर्ध सहगामी अवलोकन, उसके बाद सामूहिक अवलोकन या कलेक्टिव ऑब्जर्वेशन की क्लास हम लोग लेने जा रहे हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनियंत्रित अवलोकन और या अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इस अवलोकन को अनिर्देशित अवलोकन या अनौपचारिक अवलोकन के नाम से भी जाना जाता है। ये जो ब्लू कलर का है तो समझ लीजिए ब्लू कलर उसके प्रकार में आ जाएगा। ठीक ना, ये ब्लू कलर इसीलिए कर दिया गया है, ये सब इसके प्रकार में आएंगे। और जहां से रेड आ जाएगा तो फिर आपको ये नई, जैसे इस कलर का जो आएगा अवलोकन विधि, तो फिर दूसरे नंबर पे आ जाएगा। ये कलर से आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, इसमें फिर देखते हैं क्या है अनियंत्रित अवलोकन में। अनियंत्रित अवलोकन में कोई विशेष संरचना और नियोजन का अभाव पाया जाता है। शोध प्रक्रिया के दौरान शोधकर्ता विषय वस्तु का वास्तविक स्वरूप का परीक्षण बिना नियंत्रण के करता है। गुड्डे तथा हट ने इसे साधारण अवलोकन कहा, जबकि जहोदा तथा कुक ने इसे असंरक्षित अवलोकन कहा। पीवी यंग के अनुसार अनियंत्रित अवलोकन में हम वास्तविक जीवन की घटनाओं एवं परिस्थितियों का सतर्कतापूर्वक अध्ययन करते हैं। इस विधि में न तो हम सूक्ष्म मापन यंत्रों का प्रयोग करते हैं और न ही अवलोकित घटना की। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 9795962010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें आपको अमेजन लिंक भेज दी जाएगी। आवश्यकता को परीक्षण करने का कोई प्रयत्न करते हैं। नियंत्रित अवलोकन या कंट्रोल ऑब्जर्वेशन क्या होगा? अनियंत्रित अवलोकन में शोधकर्ता का नियंत्रण नहीं होने के साथ साथ जो कमियां थी उसको विद्वानों द्वारा दूर करने को जो नया अवलोकन विकसित किया उसे नियंत्रित अवलोकन के नाम से जाना जाता है। नियंत्रित अवलोकन में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हुए योजनाबद्ध तरीके से विषय वस्तु पर शोधकर्ता द्वारा नियंत्रण होता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। तीसरा देखते हैं सहभागी अवलोकन या पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन। सहभागी अवलोकन के अंतर्गत शोधकर्ता वास्तविक व यथार्थ व्यवहारों के अध्ययन के साथ प्रत्यक्ष अध्ययन को प्रोत्साहन मिलता है। पीटर एच मान के अनुसार सहभागी अवलोकन से आशय एक ऐसी दशा से है जिसमें अवलोकनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह का घनिष्ठ सदस्य बन जाता है तथा उस समूह की सभी समान क्रियाविधियों में स्वयं भी भाग लेता है। नेक्स्ट है उसी में डी है असहभागी अवलोकन। विद्वानों द्वारा सहभागी अवलोकन विधियों की कमियों को दूर करके जो नई अवलोकन विधि का विकास किया उसे असहभागी अवलोकन के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, जहां अ शब्द आ जाए ना जाए तो जो उसको था उसको विकसित करके जो लाया गया वो असहभागी हो जाएगा। जैसे देखते हैं यहाँ पे असहभागी अवलोकन को अनियंत्रित अवलोकन का दूसरा रूप कहा जाता है। असहभागी अवलोकन वह प्रक्रिया है जो शोधकर्ता शोध अध्ययन समूह में स्थूल शोधकर्ता के रूप में कार्य करता है, उसमें भाग नहीं लेता। इस कारण से शोधकर्ता का अध्ययन निष्पक्ष स्वतंत्र है। विश्वस्त धन, समय, श्रम, बचत के साथ तथ्यों का कलेक्शन किया जाता है। अर्ध सहभागी अवलोकन वह अवलोकन विधि जो असहभागी अवलोकन तथा सहभागी अवलोकन विधि के बीच का अध्ययन कराती है उसे अर्ध सहभागी अवलोकन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सामूहिक अवलोकन या कलेक्टिव ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अनियंत्रित अवलोकन विधि तथा नियंत्रित अवलोकन विधि के मिलने से जिस अवलोकन का विकास होता है उसे सामूहिक अवलोकन विधि के नाम से जाना जाता है। देखिए जो है सेंटेंस को बिल्कुल आसान कर लिया गया है। 1, 2 बार 3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, और जब इससे बने क्वेश्चन को हल करेंगे तो कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। पूरे साल भर को पेपर को देखते हुए जिस स्तर से जहां से प्रश्न आ जाते हैं बिल्कुल आपको इस क्लास में इस चैप्टर से मिलेंगे, इसलिए इसको ध्यान से समझेंगे, आपको आ जाएगा, बहुत कठिन नहीं है। हाँ, जो लोग PhD नहीं किए हैं उनको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये कैसे होगा PhD, ये कैसे किया जाता है, क्या नाम आ रहा है, 2-3 बार पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर आ जाएगा। ठीक है, बहुत कठिन नहीं है ये। श्री सिन पाओयांग के अनुसार सामूहिक अवलोकन विधि नियंत्रित व अनियंत्रित अवलोकन का संयोजन है। इसमें
कई व्यक्ति मिलकर तथ्य सामग्री एकत्रित करते हैं और बाद में एक केंद्रीय व्यक्ति इन सबका संकलन करके इनसे निष्कर्ष प्राप्त करता है। अब देखिए दूसरा आ गया कलर में, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली विधि। ठीक है, प्रश्नावली विधि शोध प्रक्रिया में शोधकर्ता को शोध विषय से संबंधित प्रश्नों के माध्यम से सूचना प्रदान होता है। प्रश्नावली विधि के अंतर्गत शोधकर्ता एक प्रश्नों की सूची बनाता है और इस प्रश्न की सूची को शोधकर्ता कोरियर या डाक के माध्यम से उत्तरदाताओं के पास भेजता है और उत्तरदाताओं द्वारा उन प्रश्नों को पढ़कर पुनः उसी माध्यम से शोधकर्ता के पास जवाब देते हैं। सिन पाओ यंग के अनुसार अपने सरलतम स्वरूप में प्रश्नावली प्रश्नों की एक ऐसी सूची है जिसे सर्वे के लिए प्राप्त किए गए प्रतिचयन से संबंधित लोगों के पास डाक द्वारा प्रेषित किया जाता है। प्रश्नावली विधि के प्रकार हम लोग देखेंगे। प्रश्नावली विधि के निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला, प्रतिबंधित प्रश्नावली। प्रतिबंधित प्रश्नावली के अंतर्गत बहुविकल्पी प्रश्नों को रखा गया है। दूसरा, चित्रमय प्रश्नावली, जैसा कि आपको नाम से भी क्लियर हो जा रहा है और बिल्कुल कंसेप्ट भी हो जाएगा, एक बार पढ़ने पर देखिएगा। चित्रमय प्रश्नावली में चित्रों के माध्यम से प्रश्नों को रखा जाता है। अधिकतर अल्प शिक्षित उत्तरदाताओं के लिए चित्रमय प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। उत्तरदाताओं से के चित्रमय प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए चित्र के आगे टिक लगा दिया जाता है। खुली प्रश्नावली, इस प्रश्नावली विधि के अंतर्गत प्रश्न के सामने रिक्त स्थान दिया जाता है जिससे कि उत्तरदाता स्वेच्छानुसार उत्तर दे। ठीक है। तीसरा, अनुसूची प्रश्न विधि या शेड्यूल मेथड। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे डाटा कैसे कलेक्शन करेंगे, कोई शोध कार्य करने के लिए कैसे डाटा को कलेक्शन करेंगे, डाटा क्या होता है, इनका महत्व क्या होता है, कितनी इनकी विधियां होती हैं, यही सब क्लास हम लोग इस क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, रिसर्चर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। शोध प्रक्रिया में तथ्यों को संकलन के अंतर्गत अनुसूचित विधि ऐसी प्रणाली है जिसमें अवलोकन, प्रश्नावली और साक्षात्कार की विशेषताओं का मिश्रण होता है। गुड्डे तथा हार्ट के अनुसार प्रश्नों के उस समूह को अनुसूची कहते हैं जिसमें अन्य व्यक्तियों के सामने उत्तरदाता पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देता है। इन उत्तरों को अनुसूची में संबंधित प्रश्नों के आगे रिक्त स्थान पर लिखा जाता है। अनुसूची विधि में शोधकर्ता स्वयं क्षेत्र में जाकर प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करता है, बल्कि प्रश्नावली विधि में शोधकर्ता द्वारा उत्तरदाताओं के पास प्रश्न सूची भेजकर डाक के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। दोनों में समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट देखेंगे, अनुसूची विधि सीमित क्षेत्र के लिए उपयुक्तता के साथ साक्षात्कार आवश्यक होता है, बल्कि प्रश्नावली विधि बड़े क्षेत्र के लिए होता है जिसमें साक्षात्कार आवश्यक नहीं होता है। अनुसूची विधि में शोधकर्ता को प्रत्यक्ष स्रोत को इकट्ठा करना पड़ता है। प्रश्नावली विधि में उत्तरदाता पर प्रश्न निर्भर होता है। अब देखेंगे अनुसूची विधि के प्रकार, जिसको ब्लू कर दिया गया है। अनुसूची विधि के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला, अवलोकन विधि। अवलोकन अनुसूची, शोध प्रक्रिया के दौरान शोधकर्ता द्वारा अवलोकन अनुसूची में विषय वस्तु का अवलोकन करते समय अनुसूची में प्रश्नों के सामने रिक्त स्थानों पर प्राप्त उत्तरों को लिखा जाता है। इस विधि में समस्या के अध्ययन में सहायता सरलता से प्राप्त होता है और शोधकर्ता को उत्तर शीघ्र लिखने में सहायता मिलता है। प्रलेखी अनुसूची क्या होता है? डॉक्यूमेंट्री शेड्यूल क्या होगा देखेंगे इसमें। डॉक्यूमेंट्री शेड्यूल के द्वारा द्वितीय सामग्री के स्रोत का कलेक्शन करना प्रभावी विधि माना जाता है। प्रलेखी अनुसूची के अंतर्गत शोध प्रक्रिया के दौरान शोधकर्ता द्वारा सांख्यिकी रिकॉर्ड, दस्तावेज, डायरी, आत्मकथा, कागज पत्र आदि में से डाटा का कलेक्शन किया जाता है। मूल्यांकन अनुसूची क्या होता है इसको देखेंगे। इवोल्यूशन शेड्यूल क्या होता है? मूल्यांकन अनुसूची के अंतर्गत शोध प्रक्रिया के दौरान शोधकर्ता द्वारा उत्तरदाताओं के अभिरुचि, मनोवृत्ति, प्रवृत्तियों, आदतों आदि का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। साक्षात्कार अनुसूची क्या होता है या इंटरव्यू शेड्यूल क्या होता है? साक्षात्कार अनुसूची के अंतर्गत शोध प्रक्रिया के दौरान शोधकर्ता शोध विषय वस्तु से संबंधित प्रश्नों का समावेश करके सुनियोजित ढंग से साक्षात्कार के माध्यम से तथ्यों का कलेक्शन करता है। साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से प्रश्नों का मिश्रण उपयोगी, महत्वपूर्ण और व्यवस्थित करना सरल होता है। अब हम लोग तीसरा पॉइंट आ जाएंगे। तीसरा, साक्षात्कार विधि या इंटरव्यू मेथड क्या होता है इसको देखेंगे। शोध में प्राथमिक डाटा का
कलेक्शन के लिए साक्षात्कार विधि महत्वपूर्ण तथा प्रचलित अनेक विद्वानों द्वारा माना जाता है। साक्षात्कार विधि में शोधकर्ता एवं उत्तरदाता के बीच मौखिकता पर बल दिया जाता है, जिसके लिए निर्धारित समय पर आमने सामने प्रश्नोत्तर होता है। ठीक है। पीबीएम के अनुसार साक्षात्कार एक सुव्यवस्थित विधि मानी जा सकती है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में अधिक या कम कल्पनात्मक स्वरूप में प्रवेश करता है, जो उसके लिए सामान्यतः तुलनात्मक रूप से अजनबी होता है। सिन पाओ एंग के अनुसार साक्षात्कार क्षेत्रकार करने की एक प्रमुख प्रणाली है, जिसका प्रयोग किसी व्यक्तियों के या मनोवृत्ति को देखने, उनके वचनों को लिखने तथा समाज अथवा समूह अंतःक्रिया के स्पष्ट परिणामों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। अब साक्षात्कार विधि के प्रकार क्या होते हैं? साक्षात्कार विधि के निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला, उपचारात्मक साक्षात्कार, जैसे कि नाम से भी क्लियर हो रहा है आपको कि इसका उद्देश्य शोध में समस्या उत्पन्न करने वाले कारकों का उपचारात्मक कार्रवाई करना है। ठीक है। निदानात्मक साक्षात्कार क्या होता है? इसका उद्देश्य शोध समस्या को उत्पन्न करने वाले सभी कारकों को खोजना है। ठीक है। अगर थोड़ा भी आपको दिक्कत हो रहा होगा तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिएगा। आपको जैसे 2 से 3 बार देखेंगे तो और आपको कॉन्सेप्ट इसमें क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं व्यक्तिगत या पर्सनल साक्षात्कार। शोध प्रक्रिया में शोधकर्ता द्वारा व्यक्तिगत साक्षात्कार एक समय में केवल एक व्यक्ति का ले सकता है, जिसको सत्यापन करना सरल है। केंद्रित साक्षात्कार चौथा दिखेगा। केंद्रित साक्षात्कार के जनक रॉबर्ट मॉर्टन है, इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा। रॉबर्ट मॉर्टन के अनुसार केंद्रित साक्षात्कार के निम्नलिखित गुण होते हैं। केंद्रित साक्षात्कार उत्तरदाता के अनुभव से तथ्यों का संकलन करने के लिए किया जाता है। केंद्रित साक्षात्कार के माध्यम से पूर्व घटे घटनाओं का साक्षात्कार होता है, जैसे किसी खेल में भाग ले चुके खिलाड़ी का साक्षात्कार करना जो है केंद्रित साक्षात्कार कहलाता है। केंद्रित साक्षात्कार में शोधकर्ता इस साक्षात्कार के निर्देशन के माध्यम से ही आगे बढ़ सकता है। यह साक्षात्कार विशेष घटना में भाग ले चुके व्यक्तियों का ही हो सकता है। ठीक है। गहन साक्षात्कार के विषय में लोग देखेंगे। गहन साक्षात्कार के अंतर्गत विद्वान एफ काफ का कथन है कि गहन साक्षात्कार वह साक्षात्कार है जिसका उद्देश्य अचेतन तथा दूसरे प्रकार की वह तथ्य सामग्री को विशेष रूप से व्यक्तित्व की गतिशीलता और संप्रेषण से संबंधित होती है को ज्ञात करना है। उसके बाद निर्देशित साक्षात्कार क्या होता है? निर्देशित साक्षात्कार या गाइडेड इंटरव्यू का उद्देश्य शोधकर्ता द्वारा अधिक नियंत्रित और सुव्यवस्थित होता है, जिसमें उत्तरदाता से प्रश्न एक ही क्रम में पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत वे प्रश्न जिसके उत्तर प्रश्न के नीचे होता है उसे बंद प्रश्न के नाम से भी जाना जाता है, और जब शोधकर्ता द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर उत्तरदाता द्वारा अपने मन से दिया जाता है तो उसे खुले प्रश्न के नाम से भी जाना जाता है। और निर्देशित साक्षात्कार क्या होता है? और निर्देशित साक्षात्कार के अंतर्गत शोध प्रक्रिया में शोधकर्ता द्वारा ऐसे स्वतंत्र परिवेश का निर्माण किया जाता है जिसमें उत्तरदाता अपने विचारों को स्वतंत्र पूर्वक दे पाता है। ठीक है। उसके बाद है समूह साक्षात्कार। समूह साक्षात्कार के अंतर्गत शोधकर्ता डाटा का कलेक्शन के लिए कई व्यक्तियों के समूह को इकट्ठा करके इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 9795962010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें आपको अमेजन लिंक भेज दी जाएगी। उनके समूह के अध्यक्ष व उनके व्यक्तियों से ही प्रश्न पूछता है। अब देखेंगे लास्ट है इसमें एकल अध्ययन पद्धति या केस स्टडी मेथड। ठीक है।
शोध प्रक्रिया में जब डाटा का संग्रह करने के लिए शोधकर्ता द्वारा विशेष व्यक्ति के जीवन से संबंधित तथ्यों पर अध्ययन किया जाता है तो उसे एकल अध्ययन पद्धति के नाम से जाना जाता है। एकल अध्ययन पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रेडरिक रिप्ले द्वारा किया गया। एकल अध्ययन पद्धति का अन्य नाम व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति भी है। याद रखिएगा, ये प्रश्न इससे आते हैं, मैंने आपको शुरू में ही बताया था। एकल अध्ययन पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग मजदूरों की आर्थिक स्थिति पर फ्रेडरिक रिप्ले ने किया था। हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा एक अध्ययन पद्धति का प्रयोग मानवीय संस्कृति के अध्ययन के लिए किया गया था। ठीक है, एकल अध्ययन पद्धति का महत्व, क्या महत्व देखेंगे। एकल अध्ययन पद्धति के निम्नलिखित महत्व है। एकल अध्ययन पद्धति के माध्यम से किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति, रुचि आदि के अध्ययन में सहायता प्राप्त होती है। इसकी मनोवैज्ञानिक अध्ययन उद्देश्य की पूर्ति करता है। एक अध्ययन पद्धति में शोधकर्ता गहन सूक्ष्म अध्ययन में सहायता प्राप्त होता है। शोध प्रक्रिया के अंतर्गत शोधकर्ता द्वारा इस पद्धति के ज्ञान के विकास के परिणाम स्वरूप बड़े शोध में सहायता मिलती है। उसके बाद इन पद्धति से जीवन के हर पहलू पर स्पष्ट अध्ययन किया जा सकता है, उसे ही सिंगल स्टडी मेथड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आंकड़ों के विश्लेषण या एनालिसिस देखेंगे हम लोग। आंकड़ों का विश्लेषण या एनालिसिस, आंकड़ों का विश्लेषण शोध संबंधी जानकारी निकालने की प्रक्रिया है। वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर देना चाहिए आपको, और संभव हो तो इसे अपने ग्रुप में आप शेयर भी कर सकते हैं। जो शोध प्रक्रिया के दौरान शोधार्थी द्वारा डाटा को व्यवस्थित कलेक्शन करके डाटा को तर्कपूर्ण अर्थ क्रम के माध्यम से आवश्यकता अनुसार सारणियों में विभाजन करके उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्रिया आंकड़ों का विश्लेषण कहलाता है। ठीक है, विद्वान पीएच पॉइंकर के अनुसार जिस प्रकार एक घर का निर्माण पत्थरों से होता है, उसी प्रकार विज्ञान का निर्माण भी समंगों से ही होता है, परंतु जिस प्रकार इन पत्थरों के ढेर को घर नहीं कह सकते, ठीक उसी प्रकार समंगों या डाटा के संकलन से ही विज्ञान का निर्माण नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आंकड़ों के विश्लेषण की योग्यता, क्या योग्यता होना चाहिए किसी एनालिसिस करने के लिए। शोधार्थी को आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए शोध प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, शोधार्थी को डाटा के कलेक्शन की पूरी जानकारी होनी चाहिए। शोधार्थी को निष्पक्षता का, कर्मठता का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। शोधार्थी के अंदर तर्क वितर्क करने की क्षमता का पूर्ण विकास होना चाहिए। शोधार्थी को अवलोकन एवं सांख्यिकी से परिचित होना चाहिए। ठीक है, आंकड़ों के विश्लेषण के सोपान वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न आपके सालवर्ड में आ चुके हैं और आता है। क्या करेंगे, शोध प्रक्रिया के दौरान एक योग्य शोधार्थी को निम्नलिखित चरणों को अपनाते हुए अपने आंकड़ों का विश्लेषण करना चाहिए। क्या है सोपान देखेंगे। सबसे पहला क्या है, मूल्यांकन करना। उसके बाद प्रारूप के क्रमबद्ध करना। उसके बाद क्या है, उद्देश्य के अनुसार डाटा का वर्गीकरण व आकलन करना। उसके बाद आंकड़ों का तार्किकता से गुजरना। ठीक है, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए आते हैं हम लोग यहाँ से आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य में आंकड़ों के विश्लेषण संबंधित निम्नलिखित तथ्य पर प्रकाश डाला जा रहा है। आंकड़ों के विश्लेषण के अंतर्गत डाटा सेट स्थापित करने, प्रोसेसिंग के लिए डाटा तैयार करने, मॉडलों को लागू करने, प्रमुख निष्कर्षों की पहचान करने, रिपोर्ट बनाने सहित आदि कई चरण होते हैं। शोधकर्ता को आंकड़ों के विश्लेषण के अंतर्गत शोध को वैज्ञानिक बनाने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं को अपनाना चाहिए। शोधकर्ता को डाटा से अशुद्धियों और त्रुटियों को दूर करना चाहिए। ठीक है, शोध प्रक्रिया के दौरान शोधकर्ता द्वारा तैयार प्रपत्र जिसमें प्रश्नावली अनुसूची होता है, उसके सभी कॉलम भरा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है शोध प्रक्रिया का वह डाटा जो शोध विषय से संबंधित न हो, उस डाटा का संकलन नहीं करना चाहिए। शोध कार्य में एकत्रित किए गए सभी समंगों को वैज्ञानिक विधि से क्रमवार जरूर करना चाहिए। शोध में द्वितीय स्रोतों से प्राप्त किए गए डाटा का सूक्ष्मता से अवलोकन एवं विश्लेषण करना चाहिए। शोध प्रक्रिया में प्राप्त व्याख्यात्मक उत्तरों को चिन्ह या अन्य माध्यमों से सूक्ष्म बनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि विश्लेषण करने में सुविधाजनक हो। नेक्स्ट है शोधकर्ता द्वारा विभिन्न वैज्ञानिक माध्यमों का प्रयोग करके परिणाम स्वरूप जो सभी तरह के अधिक संख्या में डाटा एकत्रित हुआ होता है, उसे संख्यात्मक तथा गुणात्मक भागों में बांट देना चाहिए ताकि इनको समझने में सरलता हो।
शोध प्रक्रिया में शोधकर्ता द्वारा अधिक डाटा को संख्यात्मक एवं गुणात्मक भागों में बांटने के बाद इन सभी डाटा का सारणी बनाकर सुव्यवस्थित करना चाहिए। शोधकर्ता द्वारा उपरोक्त क्रिया करने के बाद अपने शोध प्रक्रिया को अंत में वैज्ञानिक विश्लेषण करना चाहिए। तो ये आज की क्लास थी। क्लास कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा और मिलते इस क्लास को देखने के बाद जैसा मैंने बताया आप क्वेश्चन जरूर हल करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 9795962010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें आपको अमेजन लिंक भेज दी जाएगी।